हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सीरीज में पार्ट 14 के साथ पार्ट 13 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। और इन सारे ही सवालों का PDF आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको बाई करना होगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 440 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 441 से आगे बढ़ेंगे। एम शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद जो शेल आता है उसका नाम K होता है। उसके बाद जो आएगा उसको L बोलेंगे, उसके बाद वाले को M बोलेंगे, उसके बाद वाले को N बोलेंगे। तो K जो है ये हमारा पहला शेल होता है। पहला शेल हम N को नहीं बोलेंगे, हम न्यूक्लियस के बाद से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है उसे हम K बोलेंगे और ये हमारा पहला शेल होगा। उसके बाद L के लिए हम N बराबर 2 लिखते हैं, M के लिए N बराबर 3 लिखते हैं और N के लिए N बराबर 4 लिखते हैं। किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसके लिए फॉर्मूला होता है ये 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर हमसे M शेल में बोला है तो M के लिए देखो n का मान 3 होता है, तो यहाँ हम 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि हमारा वैल्यू यहाँ पर 18 आएगा। तो जो M शेल है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। सुगंध देखो कौन सा माध्यम, कौन सा विलयन हो गया या फिर कौन सा पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है, इसको चेक करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो आपका लिटमस पेपर होता है, उसके बाद कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो स्मेल अपना बदल देते हैं अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। यानी अम्लीय माध्यम में कुछ और होगा, क्षारीय माध्यम में कुछ और होगा, वो अपनी सुगंध को बदल देते हैं। तो इससे भी हमें मालूम चल जाता है कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय माध्यम है। जैसे कि वेनिला हो गया, ओनियन हो गया प्याज, और उसके बाद क्लोव यानी कि लौंग। ये सारे जो पदार्थ हैं ये अम्लीय माध्यम में कुछ और ही स्मेल करते हैं और क्षारीय माध्यम में कुछ और ही स्मेल करते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि कौन अम्लीय माध्यम है, कौन क्षारीय माध्यम है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, यानी कि सुगंध से बताएगा कि कौन अम्लीय माध्यम है, कौन क्षारीय माध्यम है। हमारा आंसर यहाँ पर वनीला हो जाएगा। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? समूह 17 जिसे हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटीन हो गया, ये सब। तो यहाँ देखो आर्गन जो है ये ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, ये अक्रिय तत्व है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो भार लिखा जाता है वस्तु का द्रव्यमान और गुने में गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान 10 kg दे रखा है, जी का मान आप यहाँ पर 9.8 लोगे, क्योंकि जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तब तक आप 9.8 ही लेंगे अपने मन से। तो हमारा आंसर यहाँ पर 9.8 न्यूटन आ जाएगा। याद रखना फिजिक्स के अंदर भार का मतलब होता है फोर्स, भार का मतलब क्या होता है? बल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो हम न्यूटन में आंसर देंगे, ना कि kg में। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो सूर्य से आप जानते हो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो निकलती है, तो पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए हमारे वायुमंडल में कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है इसी यूवी रेडिएशन को रोकने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। जो हमारी पृथ्वी है वहां से भी कुछ रेडिएशन निकलती है और ये होता है IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरण। हमारी पृथ्वी से अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व कौन सा है? 56 परमाणु संख्या आप याद रखेंगे बेरियम का होता है। बेरियम ये मिलेगा ग्रुप नंबर 2 में। याद करो, बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये देखो ये है बेरियम, इसी का एटॉमिक नंबर है 56। तो ग्रुप नंबर 2 साथ में ग्रुप नंबर 1, ये दोनों ही जो ग्रुप्स हैं ये आते हैं S ब्लॉक में। बस यही दोनों ग्रुप्स हैं जो कि S ब्लॉक में आते हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। एंजियोस्पर्म के, यहां है स्पर्म, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो पादप के 5 समूह, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन पांचों में केवल एंजियोस्पर्म है जो कि पुष्पी पादप होते हैं। यानी एंजियोस्पर्म के अंदर पुष्पी पादप पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूल देने वाले पादप होते हैं। इनके अलावा जो भी 4 समूह हैं उनमें
जो पादप होते हैं वो फूल नहीं देते हैं। और पुष्पी पादप के अंदर जो प्रजनन भाग होता है यही होता है फ्लावर, ये फ्लावर ही होता है, यानी जो फ्लावर है यही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा एंजियोस्पर्म के अंदर। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। एंजियोस्पर्म जो है ये सीड देते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होता है, यानी जिम्नोस्पर्म जो समूह है इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं ये भी सीड देते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होगा, ये जो सीड देते हैं ये नग्न होते हैं, नेकेड होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अनावृत बीजी, बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। और जो सीड, इनका जो सीड होता है वो कवर्ड होता है, यानी इनके सीड के ऊपर आवरण होता है, इसीलिए हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी, यानी इनके बीज के ऊपर आवरण होता है। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि बोले तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, तो इससे मिलता है एंजाइम एमाइलेज, एमाइलेज। तो लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे बकल कैविटी में, मुख गुहा में है, यहां से कौन सा एंजाइम मिलेगा, एमाइलेज मिलेगा। ये जो ट्रिप्सिन देख रहे हो, ये जो लाइपेज देख रहे हो, ये दोनों मिलेगा पैनक्रियाज से। ये दोनों कहां से मिलेगा, पैनक्रियाज से। जो पेप्सिन है ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी अमाशय की दीवार होती है उनमें जो ग्रंथियां होती है, अमाशय की दीवार में जो ग्रंथियां होती है उनसे ये पेप्सिन एंजाइम सिक्रेट होता है। और एमाइलेज हो गया आपके सलाइवरी ग्लैंड से। पैनक्रियाज जो होते हैं ना, पैनक्रियाज, यहां से भी एमाइलेज बनेगा, यहां से भी एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है, लेकिन यहां पर नाम अलग अलग हो जाएगा। हम बोलेंगे इस वाले एंजाइम को कि ये सलाइवरी एमाइलेज है और इस वाले एंजाइम को पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, अग्नाशय का एमाइलेज है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड से तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है वही सिक्रेट होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के अणु डैश होंगे। ये सवाल हर स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से, क्योंकि आंसर जो है ये गलत है। फिर भी हम लोग इस सवाल को बनाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। इससे आप निकालना सीखोगे कि इस तरह के सवाल कैसे बनेंगे। अणु पूछा है हमसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। आप मुझे बताओ ये क्या है, क्या ये मॉलिक्यूल है या फिर ये एटम है। तो ये सिंपल सी बात है, दिख रहा है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, यानी कि अणु है। क्या आप इसका मास बता सकते हो, द्रव्यमान? इसका द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। मैग्नीशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 24, और क्योंकि एक ही मैग्नीशियम है तो ये हो जाएगा 24। उसके बाद कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है और इसका द्रव्यमान होता है 12। कार्बन भी एक ही है तो ये 12 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 16 हो जाएगा, और संख्या में 3 है तो ये 48 हो जाएगा। ऐड करते हैं, 8 2 10 4 14, उसके बाद 2 3 4 और एक 5, सॉरी 8, ये 4 है, 8 हो जाएगा, यानी 84। तो हमारा द्रव्यमान निकल करके आ गया यहाँ पर 84, 84। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये 84 क्या है, मतलब ये जो द्रव्यमान निकला ये किसका निकला? ये जो द्रव्यमान निकला ये एक मॉलिक्यूल का निकला, याद रखना, एक मॉलिक्यूल का, एटम का नहीं, क्योंकि ये क्या है, पूरा मैग्नीशियम कार्बोनेट ये एक अणु है ना, मॉलिक्यूल है ना, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा हमारा। यूनिट क्या होगा, आप यहाँ पर एमयू बोल सकते हो या फिर यूनिफाइड मास, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ये भी लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो भी हमारा मतलब वही होता है कि ये यूनिफाइड मास है, यानी एक मॉलिक्यूल का मास है। अब जब इस 84 को जब आप 84 ग्राम लिखोगे, जब इसको 84 ग्राम लिखोगे तब ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं होगा, तब ये पूरा हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स के ये मास हो जाएगा, इतने अणु के ये द्रव्यमान होगा। ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 84 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। आपसे तो पूछा गया है 21 ग्राम में, आपसे क्या पूछा है, 21 ग्राम में, तो आप निकाल लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। पहले हम इस 84 से भाग लगाएंगे, ये 1 ग्राम का मास आया, और उसके बाद 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ग्राम का आएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 इंटू में 10⁻23 इतना आएगा। तो जो हमारा इसका आंसर होता है ये होता है, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे 21 ग्राम में, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, अणु आएंगे 21 ग्राम में, जो कि यहाँ देखो आंसर में नहीं दिया हुआ है।
तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। देखो यहाँ भी सवाल जो है, ये सवाल सही तरीके से नहीं पूछा गया है। यहाँ पर देखो जस्ता को हटाना पड़ेगा और जस्ता इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तब जाकर के सही विकल्प आएगा। बोर्ड वाले ने इसका आंसर टीन लगाया है, तो टीन आंसर तभी आएगा जब ये पार्ट नहीं होगा। सवाल ये होना चाहिए तांबे के साथ कांस्य बनाने के लिए, कांस्य बोले तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बनाने के लिए तांबे के साथ क्या जोड़ा जाएगा, तो ब्रॉन्ज ये मिश्र धातु होता है कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का। और पीतल होता है ब्रास, ब्रास यानी कि पीतल, ये होता है कॉपर और जिंक का। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपको ये वाला पार्ट हटाना होगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इन दोनों को हम मिलाते हैं 1:3 के रेशियो में, तब ये कहलाता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इसका यूज किया था सोना को पिघलाने में, सोना को पिघलाने में एक्वा रेजिया को इस्तेमाल किया जाता है। इसी को रॉयल वाटर कहा जाता है, रॉयल वाटर कहा जाता है। 1:3 हमारा आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। अब यहाँ सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान बोला है, तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Na2CO3। देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप ये Na2CO3.10H2 ये पूरा ध्यान में रखो, लेकिन जब भी मॉलिक्यूलर मास बोले निकालने को तो आप केवल ये वाला पार्ट लेंगे। ये हो गया हाइड्रेटेड फॉर्म पूरा का पूरा, और केवल हम ये वाला पार्ट लेंगे एनहाइड्रस फॉर्म। यहाँ आप देखो ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। इसमें कौन कौन से एटम्स है ये बताओ आप। इसमें है आपका सोडियम, इसमें है कार्बन और इसमें है ऑक्सीजन। ये 3 एटम्स है। कुल कितने हो गए, 3 4 4 2 6, टोटल 6 एटम्स मिलकर के कार्बन सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब यहाँ हम लिखते हैं मास। सोडियम का मास होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका मास 23 होता है, 23 होता है और संख्या में एक ही है तो 23 हो जाएगा यहाँ पे। कार्बन का अभी आपने देखा 12 होता है और संख्या में सोडियम 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। कार्बन एक ही है यहाँ पर तो ये 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है मास, लेकिन संख्या में 3 है तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो ये 6 8 2 10 6 16 4 4 8 9 और 1 10 106, तो 106 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है, ये तो गलत है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, लेकिन हमसे धातु बोला है ना, तो यहां पर लिथियम होगा। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आयनीकरण ऊर्जा ये हीलियम के पास होता है। ये बिल्कुल सही है और सत्ती चुनना था, तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो हीलियम के पास होता है, हीलियम के पास मैक्सिमम होता है। कॉपर, सिल्वर और ये है आपका आर्सेनिक। मुद्रा धातुएं कॉइनेज मेटल है, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। देखो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, क्यों आगे आऊं, मैंने इस प्रकार से याद किया हुआ है, क्यों आगे आऊं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसे कहा जाता है कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल कहा जाता है, कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि इनका इस्तेमाल सिक्का बनाने में, मुद्रा बनाने में किया जाता है, कॉइन बनाने में किया जाता है। उसके बाद है ये सारे तत्व तरल तत्व है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में रूम टेम्परेचर पर एकमात्र धातु है जो कि लिक्विड में है वो है मरकरी, और एकमात्र अधातु है जो कि तरल है वो है ब्रोमीन। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। पौधे में फ्लोएम, पौधे में जो फ्लोएम टिश्यू है इसका क्या काम होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना ये जाइलम का काम होता है। डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। जो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। जो अधातुएं हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि इनके पास क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो जो भी जिससे भी इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भागेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
अधातुओं के पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं हैं, 7 उपधातुएं यानी कि 7 मेटलॉइड्स हैं, 7 मेटलॉइड्स हैं। इसी को सेमी मेटल कहा जाता है, इसी को सेमी मेटल कहा जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अर्धधातु। ये 7 मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, टेल्यूडियम है, पोलोनियम है। 1 2 3 4 5 6 7, सातों के नाम आपको याद होने चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं डैश को अलग करती है। जिग जैग रेखाएं जो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को तो पता लगेगा। अगर पूछ दे कि जिग जैग रेखा पर कौन है, ठीक है, एक तो यहाँ की अलग करती है, और पूछ दे कि जिग जैग रेखा पर कौन है, तो आपका आंसर होगा उपधातु। आपका आंसर क्या होगा? उपधातु, जो अभी आपने देखे हैं 7 मेटलॉइड्स है जिग जैग लाइन पे, ऑन जिग जैग लाइन। लेकिन यहां पूछा है कि अलग करती है, तो जिग जैग लाइन के एक तरफ आपका होता है मेटल यानी कि सारे मेटल्स, और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं। तो ये अलग करती है अधातुओं से धातुओं को। ये हमारा राइट आंसर। डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सूर्य के वायुमंडल में बोल दे या फिर पूरे यूनिवर्स में बोल दे, सूर्य के वायुमंडल में बोल दे या फिर बोल दे कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिलेगा हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा मिलेगा हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पर हीलियम। तो ये पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर भी पूछे जाते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में अगर कभी पूछ दे, पृथ्वी के भूपर्पटी में बोले तो अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में अगर बोल दे तो सबसे ज्यादा मिलेगा पहला नंबर पर जो तत्व वो है ऑक्सीजन, दूसरा नंबर पर मिलेगा सिलिकॉन, और तीसरा नंबर पर मिलेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो कि अधातु है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है जो कि क्या है, उपधातु है या फिर बोल दो अर्धधातु है, उसके बाद एल्यूमिनियम जो कि धातु है, और उसके बाद आयरन आएगा। धातु में सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, क्योंकि सिलिकॉन तो उपधातु है। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। द्रव्यमान और त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान गुने में त्वरण, मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, बल होता है। बल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक पदार्थ है, उत्प्रेरक बोले तो कैटालिस्ट, उत्प्रेरक बोले तो कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, कैटालिस्ट ये रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करेगा। रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्पाद बनता है, उस उत्पाद में ये कैटालिस्ट नहीं होगा। इस कैटालिस्ट का काम बस इतना होगा कि जाओ और रेट को बढ़ा दो, रिएक्शन को फास्ट कर दो, रिएक्शन फास्ट कर दो, रिएक्शन खत्म हो जाएगा और बाहर निकल जाओ। यानी प्रोडक्ट में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, वही आपको देखने को मिलेंगे, ये कैटालिस्ट नहीं मिलेगा आपको। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मान लो कि 2 अभिकारक है ए और बी, ये मिलकर के सी बनाया। अब ये रिएक्शन जो है स्लो है, धीमी है, हम इसको फास्ट करना चाहते हैं, तो एक कैटालिस्ट डालेंगे, एक कैटालिस्ट डालेंगे, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना सी, मान लो मैंने कैटालिस्ट यहां पर कोई डाल दिया, एक्स मैंने डाला यहां पर, तो ये जो प्रोडक्ट बना सी, इसमें ये एक्स नहीं मिलेगा आपको, इसमें ये एक्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका काम केवल रिएक्शन को फास्ट करना था। तो कैटालिस्ट अभी यहाँ अभिक्रियाओं होगा, ठीक है, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, यहाँ लिख लेना रिएक्शन होगा, यहाँ पे अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। छल्ले बोले तो रिंग्स, छल्ले बोले तो रिंग्स, ये हो जाएगा उपास्थि। उपास्थि बोले तो कार्टिलेज, उपास्थि बोले तो कार्टिलेज। यहां देखो एरियोलर लिखा हुआ है, और ये होता है स्नायु यानी कि लिगामेंट, ये होता है लिगामेंट। ऐसी एक होता है टेंडन, टेंडन को बोलते हैं कंडरा, हिंदी में बोलते हैं कंडरा। तो ये जो कार्टिलेज है, ये जो एरियोलर है, ये जो लिगामेंट है, या फिर ये जो टेंडन है, सारे के सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। सारे के सारे क्या है, संयोजी उत्तक है। ये सारे क्या है, संयोजी उत्तक है। और एक आपका रक्त भी होता है जो कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। ये जो लिगामेंट है, ये बोन से बोन को जोड़ने का काम करेगा,
ये जो संयोजी ऊतक है लिगामेंट, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जबकि ये जो टेंडन है कंडरा, ये हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ेगा, बोन से मसल को जोड़ेगा। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। जो आपका कान है जिसे आप मोड़ लेते हो, तो आपके कानों का मुड़ना कार्टिलेज के कारण होता है, क्योंकि कार्टिलेज जो है बोन इतना हार्ड नहीं होता है, बोन को आप मोड़ नहीं सकते हो। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है उसके तुलना में, तो हम उसे मोड़ सकते हैं। तो जो आपका कान है बाहर वाला पिन्ना जो है उसको आप मोड़ पाते हो क्योंकि वो कार्टिलेज का बना होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हम अपने कान को मोड़ पाते हैं क्यों, क्योंकि वो कार्टिलेज का बना होता है। दाब की एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन्स के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन्स के। ये जो डाइन लिखा हुआ है ये है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। और जूल आप जानते हो कार्य का, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो कोई मेटल है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये जिग जैग पाथ पर चलता है, जिग जैग पाथ पर चलता है। लेकिन यहाँ पर जिग जैग तो नहीं लिखा हुआ है, वक्र हम टिक मार देंगे। वक्र हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिक मार देंगे। वक्र बोले तो कर्व्ड। तो इस तरह का सवाल अगर पूछे, जिग जैग मिल जाए तो आप उसको टिक मार देना, अदरवाइज आप वक्र को टिक मार सकते हो। डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, स्क्लेरेनकाइमा। बाकी इसमें से पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, इनमें से कोई भी पूछ दे, लिविंग सेल से ये सब बने होते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। एक बार फिर से, निष्क्रिय मतलब यहां पर आपको क्या लेना है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल। न्यूट्रल, तो न्यूट्रल जो सोल्यूशन होता है उसका पीएच 7 होता है। अगर जो सोल्यूशन है अगर वो एसिडिक हुआ तो पीएच का मान 7 से कम होगा। अगर वो एसिडिक यानी कि अम्लीय है, अगर वो बेसिक हुआ, क्षारीय हुआ तो पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। और अगर न्यूट्रल हुआ तो 7 होगा। द्रव्यमान यानी कि मास, वेग यानी कि वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, ये क्या होता है, संवेग। बी हमारा राइट आंसर। संवेग सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। जो बल होता है ये भी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। दाब ये अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, देखो लिखा हुआ है जीवाश्म विज्ञान, तो ये तो आप टिक मार दोगे, लेकिन जीवाश्म विज्ञान के साथ आप याद रखेंगे पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स या फिर बोल दो जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो आपको दिख ही जाएगा, आप टिक भी मार दोगे। ये अगर रहेगा तो आपको याद होना चाहिए कि पैलियोंटोलॉजी भी बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान को अंग्रेजी में। डैश परमाणु का आकार सबसे कम होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। सबसे छोटा जो तत्व है हाइड्रोजन, और सबसे बड़ा होता है फ्रांसियम। सबसे बड़ा होता है फ्रांसियम, जो कि ग्रुप नंबर 1 का तत्व है, लेकिन फ्रांसियम रेडियोधर्मी तत्व है। हो सकता है आपके एग्जाम में फ्रांसियम के स्थान पर सीजियम दे दे, ग्रुप नंबर 1 का ये भी तत्व है, सीजियम दे दे। तो सबसे बड़ा होगा फ्रांसियम। अगर फ्रांसियम ना दिखे, सीजियम दिख जाए तो आप इसको टिक मार सकते हो। सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम है, तो हम हीलियम को टिक मारेंगे। जो हमारा आवर्त 1 है, जो पहला आवर्त है, उसमें 2 तत्व है। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 18 में हीलियम। हीलियम का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन आपका हो गया स्मॉलेस्ट इन साइज और फ्रांसियम हो गया लार्जेस्ट इन साइज। तो फ्रांसियम दिखे तो ठीक है, अदरवाइज आप सीजियम को टिक मार सकते हो। डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है सॉलिड में, बोले तो ठोस में। उसके बाद उससे कम होती है लिक्विड में यानी कि द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। और वैक्यूम में जो ध्वनि है वो गति नहीं करती है। हमारा आंसर यहाँ पर स्टील हो जाएगा। हमारा आंसर स्टील हो जाएगा। वायु में जो ध्वनि की स्पीड होती है, वायु में साउंड की स्पीड कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 344 मीटर पर सेकेंड ये होता है 22 डिग्री सेल्सियस पर। देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, स्पीड ध्वनि की बढ़ गई। तो याद रखिएगा कि जो स्पीड है ये बढ़ती है साउंड की माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से साउंड की गति
ध्वनि की गति बढ़ती है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। यह सवाल देखो गलत पूछा गया है, बोर्ड ने इसका आंसर ए लगाया हुआ है, लेकिन यह सवाल ही गलत है। यह सवाल ही गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अणु नहीं होगा, यहाँ पे मोल होगा, तब जाकर के ये आंसर आएगा, तब जाकर के ये आंसर आएगा। और वो भी देखो तब आएगा जब यहाँ पर इसको लिखना पड़ता, नाइट्रोजन अणु के 0.6 मोल का द्रव्यमान है। नाइट्रोजन अणु, जब नाइट्रोजन बोलेगा तो केवल हम N लेंगे, जब अणु बोल देगा तो हम लोग N2 लेंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया अणु और यहाँ पर लिख दिया मैंने मोल। ये हमारा नाइट्रोजन का एक अणु, एक मॉलिक्यूल, और इसका जो मास होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 14, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो टोटल 28 हो जाएगा, टोटल 28 हो जाएगा। ये 28 हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास है। इसी 28 को हम 28 ग्राम लिख देंगे, तो ये किसका मास हो जाएगा, ये किसका मास हो जाएगा, 1 मोल का मास हो जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये इसका मास हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं 1 मोल। आपके पास संख्या में इतने हैं, इसको हम 1 मोल बोलेंगे, यानी कि 1 मोल बराबर 28 ग्राम, 1 मोल बराबर 28 ग्राम। और 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग मोलर मास बोल देते हैं, तो इसको आप मोलर मास भी बोल सकते हो। तो 1 मोल का द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक अणु का द्रव्यमान लिखना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास लिखना है, आणविक द्रव्यमान लिखना है, उसमें ग्राम लगा देना है, सिंपल। अब 1 मोल में इतना ग्राम है तो इतने मोल में निकाल लोगे आप, 28 गुने में 0.6, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 16.8। तो इस सवाल में 2 चीजों की कमी है, एक तो यहां पर लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन अणु के, और दूसरा यहां पर लिखना पड़ेगा अणु की जगह पर मोल, तो तब जाकर के हमारा आंसर ये ए आएगा। लेकिन बोर्ड वाले ने ये सवाल पूछा है और आंसर को ये टिक मार दिया, जो कि गलत है। डैश कार्बन का एक अपरूप है, अपरूप बोले तो एलोट्रॉप, और अपरूप बोले तो एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, जैसे कि कार्बन ही है, तो कार्बन जो है ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है, कार्बन ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ये जो फ्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन के रूप में पाया जाता है, कार्बन ही है जो कि ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, कार्बन ही है जो कि डायमंड के रूप में पाया जाता है। एलोट्रॉप हम उसे बोलते हैं, एक ही तत्व अलग अलग रूपों में पाया जाएगा और उसकी जो भौतिक विशेषताएं होती है, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो भौतिक विशेषताएं होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, लेकिन जो रासायनिक विशेषताएं होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो सेम ही होती है। तो यहां देखो फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे क्या है, एलोट्रॉप्स हैं, किसके, कार्बन के, और ये सारे प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन के ये सारे के सारे शुद्ध रूप हैं। ये सारे जो मैंने एलोट्रॉप्स यहाँ पे लिखे हैं, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, इसे हम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप। कार्बन के नॉन क्रिस्टलीय अपरूप भी होते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय अपरूप भी होते हैं, जिसे हम लोग एमॉर्फस बोलते हैं, एमॉर्फस एलोट्रॉप। ये हो गया आपका क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, ये सारे हो गए क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, और ये हो गया एमॉर्फस एलोट्रॉप्स। तो देखो, तो कार्बन के अपरूप कोयला भी कह जाते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोयला भी होता है, चारकोल भी होता है, चारकोल भी होता है, और जो लैंप ब्लैक होता है, यानी जिसे आप काजल बोलते हो, ये सारे भी क्या है, कार्बन के अपरूप ही कह जाते हैं, अमॉर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, या फिर अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप, और ये सारे हो गए कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। लेकिन ये सारे जो कार्बन के अपरूप है, ये प्योर फॉर्म नहीं है, शुद्ध रूप नहीं है, ये प्योर फॉर्म नहीं है, शुद्ध रूप नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर आंसर अगर एक टिक करना हो तो आप कोयले को टिक मारेंगे, बोर्ड की तरफ से भी डी ही आंसर है। एक सवाल एलपी के अंदर भी मुझे याद है पूछा गया था, वहां कोयले को भी टिक मारा गया था अप्रूप के रूप में, लेकिन यहाँ देखो कोयला को बोला गया कि अप्रूप नहीं है। तो देख लेना, अगर इस तरह से सवाल आए तो आप पहला प्रायोरिटी फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफाइट को देंगे,
इसके अलावा अगर कोई दिख भी जाए जो आपको लगता है कि अप्रूव होता है, लेकिन फिर भी आप इसको टिक मार देना। जैसे कोयला जो कि अप्रूव है लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि अप्रूव नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कोयला भी अप्रूव होता है लेकिन ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। फुलेरीन में पूछा जाए कितने कार्बन होते हैं, तो फुलेरीन को हम C60 भी बोलते हैं, यानी कि 60 कार्बन होते हैं इसके अंदर, कार्बनों की संख्या 60। हीरा के बारे में आप जानते होंगे, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ है। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस होता है हीरा, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल बोल दो या फिर सबस्टांस बोल दो, मैटर बोल दो। हीरा का अपवर्तनांक याद रखना, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42 ये हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ग्रेफाइट आप जानते होंगे, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन ही है, प्योर कार्बन है, और कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल है, ग्रेफाइट क्या है, ये नॉन मेटल है, अधातु ही है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। यानी ग्रेफाइट एक ऐसा बोल सकते हो कि अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है, यानी कि ये कंडक्टर है, चालक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है ये। तो ये हमारा पार्ट 14 था, ये समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं पार्ट 15 के अंदर। थैंक यू सो मच।